नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा के थाना ताजगंज की तोरा पुलिस चौकी पर हुए बवाल के दौरान पथराव से बचने के लिए ऑटो से भागे सीओ सदर महेश कुमार का तबादला अचनेरा कर दिया गया। उनके स्थान पर सीओ छत्तर राजीव कुमार को सदर का चार्ज दिया गया है। इससे पहले थाना के प्रभारी निरीक्षक तोरा चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया। चौकी के 7 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2020 को ताजगंज के गांव करबना निवासी पवन कुमार यादव की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चौकी फूंक दी थी, पथराव भी किया। एडीजी जोन अजय आनंद ने चौकी पर हुए बवाल के दौरान पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की थी। एसएसपी से पूछा था कि जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच चुके थे तो सबको अस्पताल से लोग चौकी पर कैसे ले गए। सीओ सदर महेश कुमार भी मौजूद थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। एसएसपी बबलू कुमार ने अब सीओ सदर महेश कुमार को अचनेरा भेज दिया। उनके स्थान पर सीओ छत्तर राजीव कुमार को सदर का चार्ज दिया है। इस मामले में विभागीय जांच भी चल रही है। इसके बाद और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तोरा चौकी बवाल के मामले में पुलिस ने मंगलवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना ताजगंज के प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि गांव दांदूपुर निवासी सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया है। वह शांति मांगलिक अस्पताल के बाहर हुए बवाल में शामिल था। इसके बाद चौकी पर पहुंचकर आगजनी की थी। वह सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में कैद हो गया था। उसकी पहचान के बाद दबिश देकर उसे पकड़ लिया गया। गांव करबना, बुढ़ाना, कुआंखेड़ा, नगला, तलफी सहित अन्य गांव में पुलिस की दबिश से आरोपी घरों से फरार हो गए। पुलिस ने 60 से ज़्यादा आरोपियों को चिन्हित किया है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि आरोपियों के फोटो और पोस्टर बनवाए जा रहे हैं। इनको थानों के साथ ही चौकियों पर लगवाया जाएगा, जिससे जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। बदायूं में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में एसएसपी संकल्प शर्मा ने उगैती एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। निर्भया जैसी वारदात होने के बाद जहां एसएसपी और एसपी देहात रात भर उगैती थाने में ही डेरा डाले रहे, वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। गौरतलब है कि उगैती थाना क्षेत्र में गांव के धार्मिक स्थल में पूजा करने गई महिला के साथ आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सामूहिक दुष्कर्म के बाद ठीक उसी तरह निजी अंगों में लोहे की रॉड डाल दी गई, जैसा कि दिल्ली की निर्भया के संग हुआ था। देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि के बाद अफसरों में खलबली मच गई। आरोपी मंदिर के महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि महिला देर शाम पास के ही गांव में धार्मिक स्थल पर पूजा करने गई थी। उसी रात 11 बजे धर्म स्थल की देखरेख करने वाला पुजारी अपने 2 साथियों के साथ बोलेरो से महिला का खून से लथपथ शव लेकर घर पहुंचा। जब तक परिजन बाहर आते वे सब घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान महिला के बच्चों ने तीनों को पहचान लिया, जिसके बाद रात में ही पुलिस को सूचना दी गई। शिकायत के बावजूद पुलिस अगले दिन गांव पहुंची। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अफसरों के होश उड़ गए। महिला के शरीर को हैवानों ने बुरी तरह से नोचा था। इतना ही नहीं, उसका निजी अंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिला है। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि लोहे की रॉड डालने से यह स्थिति हुई है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आनन फानन में पुजारी सत्यनारायण, वेदराम और जसपाल पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आजमगढ़ में सरकारी आवास योजना में धांधली की शिकायत को लेकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर उन्होंने विकास खंड अधिकारी समेत अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि पात्र होने के बाद भी उनको आवास नहीं मिला, जबकि अपात्रों को आवास मिल चुका है। अच्छा, क्या मामला था? हमारे गांव जो आवास कीमत मात्र 38 आया है,
क्योंकि गांव की आबादी कम से कम 4500 है, संख्या बहुत कम है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि यहाँ आवास जो है जांच करके पुनः गरीबों को दिया जाए। और अब तक जो आवास दिए गए हैं क्या वो सही रूप से नहीं नहीं सही नहीं। अच्छा, उसमें पात्र भी है, पात्र भी। ये पूरा मामला आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के छपरा सुल्तानपुर गांव का है। यहाँ दर्जनों महिलाओं समेत भारी संख्या में ग्रामीण स्थानीय तहसील परिसर पर धमक पड़े। कई लोगों के हाथों में बैनर और नारे लिखे तख्तियाँ थी, जिसमें कई आरोप लगाए गए थे। एगो लड़का चार गो लड़की हुई, हमारी सासुर चल के हमारे घर तक छिया जा बस भैया तो ना भलाई हो। हम यहाँ चाहते थे कि हमारे गाँव का आदमी जा तो नहीं कुछ नहीं भैया। महिलाओं ने बताया कि वे अत्यंत गरीब हैं। उनके पास ना पक्का घर है और ना मकान बनाने के लिए धन। बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से झोंपड़पट्टी में गुजारा करना पड़ता है। उन्होंने आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि जो लोग प्रभावशाली हैं वे अपनी मिली भगत से और भ्रष्टाचार के चलते आवास पा लेते हैं। ग्रामीणों ने संबंधित ज्ञापन स्थानीय तहसीलदार को सौंपा, जिन्होंने मौके पर जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि इससे वे ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कई बार इस तरह का भरोसा मिल चुका है। ग्राम छपरा सुल्तानपुर के लोग हैं जो आवास के विरुद्ध शिकायत शांति बना लो यार। पूरी जांच करा ली जाएगी। जो व्यक्ति पात्र होंगे उनको ही आवंटन होगा, अपात्र को आवंटन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगानगर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं नकली नोट छापकर बाजार में चलाती थी। उनके पास से करीब 6.5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई है। एसपी देहात केशव कुमार ने मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी सुमन, उसकी बेटी माही, रोबिन उर्फ मुकेश, सिकंदर उर्फ सत्येंद्र को गिरफ्तार किया गया है। माही गंगानगर क्षेत्र में नकली नोटों को बाजार में चला रही थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 5,42,400 नकली नोट, 97,500 रुपए नकली धर्म निर्मित नोट, प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद हुई है। आरोपियों ने बताया कि नकली नोट छापने वाला सरगना प्रशांत उर्फ विराट निवासी केरल का रहने वाला है। वर्तमान में वह गंगा टावर कवि नगर गाजियाबाद में रहता है। सरगना अपने साथी विनोद के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि नकली नोट बनाने के आरोपी सिकंदर के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस का दावा है कि आरोपी बाजार में लाखों के नकली नोट सप्लाई कर चुके हैं। नकली नोट कहां-कहां सप्लाई किए गए हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि बारीकी से जांच करने पर ही नकली नोट पकड़ में आते हैं। यह धंधा सालों से चल रहा था। नोट हैं और लगभग 1 लाख रुपए के अर्धनिर्मित नकली नोट हैं। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो कुछ समय से, कुछ दिनों से बाजार में नकली नोट चला रही है। मुखबिर की सूचना के अनुसार उस महिला को पकड़ा गया, तो उसके पास से भी कुछ नकली नोट बरामद हुए। उसके बाद इस पूरे कड़ी को पता किया गया, तो उसमें पता चला कि इस महिला को रॉबिन नाम का एक व्यक्ति है जो उसका रिश्तेदार भी है, वो नकली नोट सप्लाई करता है। रॉबिन तक पकड़ा गया। उसके बाद जो इसके पीछे के जो सरगना थे, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया है। एक का नाम विनोद है, एक का नाम सिकंदर है और तीसरे का नाम प्रशांत है। विनोद, सिकंदर और प्रशांत, ये तीनों, इसमें से जो प्रशांत है वो पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। मूल रूप से केरल का रहने वाला है। अभी वो गाजियाबाद जेल में निरुद्ध है। इसमें बाकी जो व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। विनोद अभी फरार चल रहा है, जिसके लिए भी लगातार दबिश दी जा रही हैं। 2 महिला की गिरफ्तारी हुई है। जो नोट हैं वो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 2000 के, 500 के, 200 के और 100 के ये नकली नोट तैयार करते थे कलर प्रिंटर के और बाकी अन्य उपकरणों के माध्यम से। लगभग 5.5 लाख रुपए के नकली नोट हैं। 1 लाख रुपए के अर्धनिर्मित जो नकली नोट हैं ये इनसे बरामद हुए हैं। सारे उपकरण बरामद हुए हैं। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन सबको जेल भेजा जाएगा। कब से कर रहे थे ये काफ़ी समय से कर रहे हैं ये लोग, लेकिन पहले जब इन्होंने ऐसा किया था तो यहाँ कुछ समय पहले खरगोदा थाना से ही भेजा गया। यहाँ कुछ समय पहले से ही इन्होंने स्टार्ट किया है। सर कहाँ चलाए गए अभी तक ये नकली नोट? यहाँ जो कुछ दुकानों में चलाए गए हैं वहाँ से भी नकली नोट ले लिए गए हैं। मैनपुरी जिले
के कस्बा बरनाल में महिला की हत्या करके सबको जलाने की घटना ने सबको हिला दिया। बोरवेल के गड्ढे में जलते हुए शव को निकालने के लिए पुलिस और दमकल टीम को करीब 5 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव सुंदरपुर निवासी पच्ची लाल ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री पप्पी की शादी 17 जून 2020 को थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटवा निवासी अमित कुमार से की थी। मंगलवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि बेटी की हत्या कर दी गई है। इस पर मायके पक्ष के लोग मोहल्ला जाटवन पहुंचे। तब तक सभी ससुराल वाले घर में ताला डालकर भाग चुके थे। गड्ढे में पप्पी का शव जल रहा था। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। बोरवेल का गड्ढा होने के साथ ही कई फीट गहरा था, उसमें धुआं भी उठ रहा था। इस कारण अंदर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में दमकल कर्मियों ने विवाहिता के शव को बाहर निकालने के लिए पहले पानी डालकर आग को बुझाया। इसके बाद गड्ढे को पानी से भर दिया, जिससे जला हुआ शव ऊपर आ गया। करीब 5 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। मृतका के पिता पच्ची लाल ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन अंगूठी की मांग करते हुए बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। पिता ने महिला के पति अमित कुमार, ससुर कुंवरपाल, सास मंजू देवी और देवर सुमित के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हैं। हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद की। गांव रामनगर के पास एक चरागाह है। रोजाना की तरह ग्रामीण अपने खेतों की ओर घूमने गए थे। उन्हें खेत में आलू की फसल कुचली हुई दिखाई दी। फसल को देखते देखते वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां सिर कटी लाश नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। सबको देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गांव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। युवक की उम्र करीब 30-40 साल बताई जा रही है। ये पूरी घटना मैनपुरी रोड पर स्थित रामनगर गांव के पास चरागाह की है। लोग कयास लगा रहे हैं कि ये सब आखिरकार आया कहां से और युवक की हत्या करने का मकसद क्या रहा होगा। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस जांच में जुटी है। और क्षेत्र में जो ये मैनपुरी रोड है उस पे ये माड़ई गांव के पास एक चारागाह की नाली है, सूखी नाली है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है और इसकी उम्र करीब 45 से 50 साल प्रतीत हो रही है। इसका सिर गायब है, सिर कटी लाश है और इसमें जरूर कहीं से भी हत्या करके इसको यहाँ पे फेंका गया है। इसके सिर की भी तलाश की जा रही है, कहीं आसपास हो सकता है सिर भी इसका पड़ा हो। इसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही पहचान होगी तो इसके बारे में पता लगाया जाएगा कौन व्यक्ति है और इसके साथ क्यों इस तरह की घटना हुई है। मेरठ जिले के गंगानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी में एक शराब के ठेके के सामने दरोगा का शव सड़क किनारे पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। दरोगा की तैनाती मेरठ पुलिस लाइन में बताई जा रही है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके आने पर ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। गंगानगर थाना पुलिस के मुताबिक मवाना रोड पर डिफेंस कॉलोनी में शराब ठेके के सामने सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की जानकारी पर पुलिस पहुंची और पहचान करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति ने यूपी पुलिस की वुलन कैप पहनी हुई थी। शव की पहचान दरोगा सत्येंद्र निवासी पेशावा अलीगढ़ के रूप में हुई। सत्येंद्र की तैनाती मेरठ पुलिस लाइन में थी। वह पत्नी अंजलि और 2 बच्चों के साथ गंगानगर बी ब्लॉक में किराए पर रह रहे थे। मृतक की पहचान एक यूपी पुलिस के दरोगा के रूप में होने पर हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। गंगानगर थाना क्षेत्र में एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम सत्येंद्र है, वो भी पुलिस लाइन में तैनात थे। उनका शव मिला है। प्रथम दृष्टया ये शराब पी के मृत्यु होना प्रतीत होता है। कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उचित विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दुकानदार ठाकुर लिखा हुआ जूता बेच रहा था। जाति सूचक शब्द के जूते की बिक्री की खबर को लेकर हरकत में आई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है
और इसके साथ ही आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। हालांकि दुकानदार नासिर का कहना है कि वह तो सिर्फ जूते बेचता है, बनाता नहीं। आपको बता दें कि बुलंदशहर के गुलाबड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस जूते के बेचने का मामला सामने आने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने कहा कि थाने में विशाल चौहान नामक के एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति अपने दुकान में जूते बेच रहा है। जूते पर जाति सूचक शब्द ठाकुर लिखा हुआ है। सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया, जिस पर विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर दुकानदार से इस जाति सूचक शब्द वाले जूते के बेचने का विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार से जब ये पूछा जा रहा है कि क्यों वह जात सूचक शब्द वाले जूते बेच रहा है, तो नासिर ये कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है कि वह इसे बनाता नहीं है, बल्कि इसे कोई और बनाता है, वह सिर्फ जूते बेचता है। मुरादनगर में शमशान घाट पर हुए हादसे के गुनाहगार ठेकेदार अजय त्यागी को एक महिला ने चप्पलों से पीटा। महिला ने ठेकेदार को उस समय चप्पलों से पीटा जब वो अस्पताल से मेडिकल कराकर वहां से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान महिला ने चप्पल निकालकर ठेकेदार अजय त्यागी के सिर पर मार दिया। चप्पल लगने से ठेकेदार थोड़ी देर के लिए शक पका गया। उसके बाद मेडिकल कराने के लिए अजीत के साथ चल रही पुलिस की टीम ने महिला को हिरासत में ले लिया। महिला का नाम पूनम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। आरोपी अजय त्यागी और संजय गर्ग को पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मुरादनगर हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस द्वारा गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया, तो वहां पर पहले से भर्ती किशन पाल की पत्नी पूनम ने आरोपी ठेकेदार की चप्पल से पिटाई कर दी। जैसे ही किशन पाल की पत्नी पूनम को पता चला कि इस हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया जा रहा है, तो वह बाहर निकली और ठेकेदार पर पीछे से चप्पल मार दी। इसके बाद पुलिस ने पूनम को धक्का देकर पीछे कर दिया और अजय त्यागी को बचाकर वहां से सीधे कोर्ट ले गए। बता दें कि पूनम के पिता जयराम की अंत्येष्टि में शामिल होने आए 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 घायलों का उपचार चल रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरने के दौरान हुई 25 लोगों की मौत के बाद सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। ताज़ा मामला मेरठ के सरदना क्षेत्र का है, जहां 4 लाख की लागत से बनाया गया सरकारी शौचालय लोकार्पण होने से पहले ही जमींदोज हो गया। आपको बता दें कि सरदना कस्बे में मोहल्ला इस्लामाबाद में लगभग 3 महीने पहले प्राथमिक विद्यालय के निकट सरकारी शौचालय का निर्माण कराया गया था। इस शौचालय के निर्माण कार्य में लगभग 4 लाख की लागत आई थी। क्षेत्रवासियों की बात पर यकीन किया जाए तो निर्माण कार्य के समय ही शौचालय में प्रयुक्त की जा रही घटिया सामग्री की शिकायत आला अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये रहा कि बरसात के दौरान शौचालय का लेंटर अचानक भरभरा कर गिर गया। वह तो गनीमत रही कि उस समय शौचालय में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। ग्रामीण जहां इस शौचालय में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं SDM सरदना अमित कुमार भारतीय ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बताते चले कि कुछ दिनों बाद इस सरकारी शौचालय का लोकार्पण होना था। ये सब जो है भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार में जो है बाट बटाई हो जाती है, काम सही नहीं होता, सीमेंट सही नहीं लग पाता। अच्छा जी, और ये घटना इतनी बड़ी हो सकती थी, अगर स्कूल चालू होता तो 1-2 बच्चा भी मर सकता था। मुरादनगर की तरह जो है बड़ी घटना बन सकती थी। तो इसमें जो भी अधिकारी, जो ठेकेदार जो भी है, उनकी जांच होवे और जो है जांच होकर उन पर कानूनी कार्रवाई करी जावे, कोई ना बख्शा जावे इसमें। मैनपुरी जनपद के थाना दन्नाहर क्षेत्र में मैनपुरी सिरसागंज मार्ग पर
देर रात बदमाशों ने बिजली विभाग के गोदाम पर हमला बोल दिया। सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। बदमाश सुरक्षा कर्मियों की 2 बंदूक और 1 राइफल लूटकर फरार हो गए। सुरक्षाकर्मी अवनीश कुमार, नंद किशोर, प्रदीप कुमार सुरक्षा के लिए इस गोदाम पर तैनात थे। वारदात की जानकारी पुलिस को सुबह दी गई। थाना पुलिस के साथ ही एसपी अविनाश पांडे ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस पूछताछ में सुरक्षा कर्मियों ने बदमाशों की संख्या करीब 15 बताई है। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्र में चेकिंग कर रही है। कुछ असला की लूट की सूचना दी है, क्या था पूरा? देखिए, ऐसा है, कल देर रात में ये जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई, मैनपुरी के कन्नाहार पुलिस को, कि एक बिजली विभाग का किराए पे लिया हुआ गोदाम है जहाँ पे उनके बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाश पहुँचते हैं। जैसा कि वहाँ के लोग जो उसको गार्ड करने के लिए रखे थे, उनका बयान है कि करीब 8 से 10 की संख्या में कुछ आपराधिक तत्व वहाँ पहुँचे, इनको ओवरपावर करा और उसके बाद उनके असले साथ में उठा के ले गए हैं। ये उनका प्रारंभिक बयान है। उसी संबंध में आज हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमारे साथ एसपी मैनपुरी और एडिशनल एसपी और संबंधित क्षेत्र के सीओ वगैरह सारे लोग थे। काफ़ी इसमें पुख्ता हमें जानकारी और लीड मिली है और मुझे पूर्ण आशा है कि जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करें। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के साथ हथगांव थाने पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन थाना अध्यक्ष को दिया गया और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि शाहीन बानो का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उस पर 3 साल की बच्ची भी है। ससुराली जन सौतेली सास, ससुर, ननद और पति दहेज के लिए परेशान करते हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि शादी के तुरंत बाद से ही ससुराली जन दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, लेकिन जब से बेटी का जन्म हुआ है तब से उसका जीना मुश्किल है। उस पर तलाक के लिए दबाव बना रहे हैं। शाहीन बानो के पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी है। पति कुवैत में रहता है। जब पति से शिकायत की तो वह उनसे कुछ न कहने के बजाय अपने माता पिता और बहनों के ही पक्ष में बात करने लगता है। हालांकि गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। जब से इसकी लड़की हुई तब से ज्यादा इसको प्रताड़ना करते हैं कि तुमने बच्ची कैसे पैदा की। और दूसरी बात यह है कि इसका ससुर इतना बदतमीज है कि वो अपने चंगुल में फंसाना चाहता है और ये लड़की उसके चंगुल में नहीं आ रही, तो नंद और सौतेली सास और नंदे और ससुर सब लोगों ने मिलकर के इसको निकाल दिया, मारते पीटते हैं। और यहाँ तक कि इसको मानी इतना ज्यादा मार रहे थे कि इसको जान से मारने की प्रयास किए थे। और यहाँ पे एप्लीकेशन दे दी जाती है, यहाँ कोई सुनाई नहीं करता। बदायूं में दरिंदों की हैवानियत के शिकार हुई आंगनबाड़ी सहायिका के परिवार को ढांढस बंधाने बुधवार को डीएम कुमार प्रशांत और एसएसपी संकल्प शर्मा उसके घर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बंद कमरे में पीड़ित परिवार का दर्द साझा किया। उन्होंने पीड़िता के आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा समेत बीमा की धनराशि जल्द से जल्द मुहैया कराने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने परिवार वालों से पूछा कि उन्हें किसी तरह की असुरक्षा की भावना तो नहीं लग रही। अगर वे खुद को असुरक्षित समझ रहे हो तो उनके दरवाजे पर पुलिस तैनात की जाएगी। हालांकि परिजनों ने इससे इनकार कर दिया। परिवार वालों का कहना था कि वे अकेले रहना चाहते हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस वारदात के बाद वे काफ़ी गमज़दा हैं। ये थाना उगैती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376 डी IPC और 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने गांव के कोटेदार को पीड़िता के परिवार वालों को जरूरत का सामान मुहैया कराने का निर्देश दिया। वहीं रानी लक्ष्मीबाई नारी सम्मान योजना के तहत आश्रितों को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया।
इसके साथ ही पीड़िता की दोनों नाबालिग बेटियों का कन्या सुमंगला योजना में पंजीकरण कराकर जरूरी मदद दिलवाई जाएगी। साथ ही विभाग द्वारा कराए गए बीमा की धनराशि जल्द से जल्द दिलाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन उनके साथ है और जल्द ही तीसरे फरार आरोपी की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लापरवाही किस स्तर पर हुई। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का भरोसा अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को दिलाया है। यदि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट लगता है या किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा लगता है तो हमें तत्काल बताएं, जैसे कि परिवारजनों ने इनकार किया। क्योंकि मैंने बोला कि आप किसी से मिलना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप स्वच्छंद हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा परिवार जो है सदमे में है, हम लोग थोड़ा जो है अकेलापन चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ भीड़ वगैरह काफी है तो वो अकेले में बैठे हुए हैं। फिलहाल वो कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अभी जो है, क्योंकि इनके यहाँ 2-3 लोग इनके आसपास के रिलेटिव भी आ गए हैं, तो घर में खाने पीने का सामान थोड़ा कम था, तो वो मुहैया करवाने के लिए लोकल कोटेदार हैं, उनसे बता दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने अभी किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा नहीं जताया है। वो जो 3 अक्यूज थे उन्हीं के बारे में उन्होंने हामी भरी कि हाँ यही लोग थे। इसमें 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है, जिसके हमारा प्रयास हो रहा है लोकल पुलिस के द्वारा उसकी भी तत्काल गिरफ्तारी करवाई जाएगी। डीएम साहब, सरकारी योजना का कुछ लाभ दिया जाएगा इनको? जी, सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें एक तो रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष होता है, जिसमें महिला यदि किसी की रेप के उपरांत फिर मृत्यु हो गई हो तो उसमें 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। 10 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। इनके विभाग की ओर से इनका बीमा करवाया गया था। ICDS में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका हैं उनका LIC से बीमा करवाया जाता है, उसमें भी 70,000 रुपए देने का प्रावधान है। क्योंकि ये परिवार की कमाऊ सदस्य थी जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी लाभ दिलाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा 2 इनकी बच्चियां हैं जो कि एक 7वीं में और एक 10वीं में पढ़ रही है, तो इनका हम रजिस्ट्रेशन कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत करवा देंगे, क्योंकि अब परिवार में कोई कमाऊ सदस्य रहा नहीं है, तो उससे भी जो भी लाभ हो सकता है वो इन लोगों को मिल जाए। गरीबों का बाजार यानी कि बुधवार। शिकोहाबाद में हर बुधवार को रेडी पटरी बाजार लगता है, जिसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग खरीदारी करने आते हैं। खरीदारों का कहना है कि इसमें नए नए डिजाइनदार कपड़े आसानी से और सस्ती रेट में मिल जाते हैं। अच्छे और मजबूत कपड़ों की कीमत भी कम होती है। बुधवार को लगने वाले इस बाजार को लोग गरीबों का बाजार कहते हैं, लेकिन अब इस बाजार में ऊंचे परिवारों से लोग भी खरीदारी करने आते हैं। खरीदारी मौसम के हिसाब से बहुत ख़राब है और ना तो गर्म बिक रहा है इस टाइम में, ना ठंडा बिक रहा है। हम टी-शर्ट बेचते हैं और गर्म भी बेचते हैं। गर्म की पोजीशन ये ख़राब है कि सर्दी नहीं पड़ रही है तो गर्म नहीं बिक रहा, और गर्मी नहीं है इसलिए वो ठंडा नहीं बिक रहा। दोनों बहुत परेशानी, और कोरोना की मार से तो इतनी परेशान हैं कि हम अपने किराया भी, मकानों का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ से लाएं पैसा, बड़ी परेशानी में है। क्या करूँ, सारा पैसा खा गए। अब क्या किया जाए, जो समझ लो बस तारे नजर आ रहे हैं दिन में और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सर्द मौसम के चलते इस समय ऊनी कपड़ों की मांग ज़्यादा है, लेकिन कोरोना और लोगों की जेब में पैसे न होने के कारण मार्केट में सन्नाटा रहता है। अब पहले जैसी रौनक बाजार में नहीं है। दुकानें तो लगी हैं, लेकिन खरीदारी गायब है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार जनवरी के महीने में सर्दी न के बराबर है। ऐसा लग रहा है कि सर्दी का मौसम ही नहीं है। दिनेश सोनी नाम है सर हमारा। दुकानदारी तो सर ऐसी है, अब क्या बताएं हम आपको। एक तो ऊपर से मौसम की मार सर, ये कोरोना की मार। दुकानदारी तो नहीं, आदमी के पास पैसा भी नहीं है, आदमी वैसे भी परेशान है, दुकानदारी भी नहीं चल रही है सर। अब हम क्या करें तो क्या करें, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। पहले तब भी अच्छा चलता था बाजार, अब तो चल ही नहीं रहा है। ये यहाँ सर पैसे भी लगने लगे हैं सर, क्या करें, मरे जा रहे सर, बहुत परेशान है सर।
सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।